ओके लिसन, ठीक है। अपन लोग चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट? ठीक है। इस चैप्टर में सेक्शन नंबर्स पहले तो मुझे बताओ कहां से कहां तक है? 73 से लेके 76 ए तक। सबसे पहले सेक्शन नंबर 73 से लेके 76 ए तक, ठीक है। सर ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स है, ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था कल वाले क्लास में? कल हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर के बारे में, राइट? सर इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि सर कोई भी कंपनी जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट व्हाट? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। यानी कि सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी के अलावा कोई भी दूसरा कंपनी जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मतलब वो पब्लिक कंपनी जो कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी होने के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे कि आपको अलाउड है कितना? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, ठीक है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी सारे के सारे कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब मेंबर्स से, सभी के सभी मेंबर्स से जो है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट सर कोई तो लिमिट होगा ना, कोई तो लिमिट होगा कि कितना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है। सर क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? सर डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं आ रहे आपके? मैंने डिपॉजिट्स के बारे में बता दिया आपको, मैंने भेज दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि मैंने डिपॉजिट्स के बारे में एड्रेस किया आपको, ठीक है। और फिर मैंने ये भी बोला आपको कि भाई डिपॉजिट्स में कुछ ना कुछ लिमिट भी हो सकता है। सर अगर हम लोग आउटसाइडर्स का बात करें तो केवल और केवल किसको अलाउड है? खाली द एलिजिबल पब्लिक कंपनी। खाली एलिजिबल पब्लिक कंपनी को अलाउड है कि हम डिपॉजिट्स क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम द आउटसाइडर्स। बट ऐसा नहीं कि जितना उनका मन करे उतना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा केस को नहीं। क्या है सर? अगर सर वो एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट वो कितना एक्सेप्ट कर सकता है? 10%। कितना कर सकता है आपका? 10%। और अगर वो आउटसाइडर से बात करो तो कितना कर सकता है वो? 25%। ये मेंबर से कितना मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकता है? 10%। एंड आउटसाइडर से कितना? 25%। ठीक है, एक बार और बताइएगा, मेंबर से कितना? 10%, आउटसाइडर से कितना? 25%। और गवर्नमेंट कंपनी अगर हो तो उनको तो भैया क्या है? छूट है। उनको तो क्या है भैया? छूट है। छूट क्या है सर? दोनों को मिला के कितना हो सकता है? 35%। कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही हो सकता है या फिर इतना ही हो सकता है, ठीक है। चाहे मेंबर्स हो चाहे आउटसाइडर्स हो, दोनों को मिलाकर कितना होगा आपका? 35% तक अलाउड है। बताइए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? कोई भी इशू नहीं, ठीक है। सर रहा बात पब्लिक कंपनीज का, सर पब्लिक कंपनीज का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पब्लिक कंपनीज का बात करें तो सर डिपॉजिट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स तो अलाउड ही नहीं है। डिपॉजिट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स तो अलाउड ही नहीं है। बट सर रहा बात मेंबर्स का, तो मेंबर्स के ऊपर कितना लिमिट है आपका? 35%। कितना लिमिट है आपका? 35%। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, ठीक है, जो इंटर लॉ का ग्रुप है ना, नहीं चाहिए, ठीक है। अब पब्लिक कंपनीज कितना कर सकता है आपका? 35%। बट सर किससे? मेंबर से। आउटसाइड से अलाउड ही नहीं है, ठीक है। सर प्राइवेट कंपनी का तो मौज ही मौज है क्योंकि आउटसाइडर से तो अलग अलाउड नहीं है, ठीक है। बट मेंबर से कितना अलाउड है बोलो? 100%। कितना? 100%। सर आईएफएससी कंपनी का बात करें तो उसका भी 100% आउटसाइडर से अलाउड होनी, आउटसाइडर से अलाउड होनी। फिर नेक्स्ट, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी में कितना लिमिट है? अनलिमिटेड। कितना लिमिट है भैया? अनलिमिटेड है, ठीक है। और आउटसाइडर से अलाउड नहीं है, ठीक है। सर रहा बात प्राइवेट कंपनी, वैसे तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर कितना मैक्सिमम लिमिट है? 100% है। बट अगर वो ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, अगर वो ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो क्या
उसके ऊपर भी अनलिमिटेड का पावर आ जाएगा। कौन सा सर? उसको होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी नहीं होना चाहिए, मतलब उनको होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लोन आउटस्टैंडिंग जो है, इट शुड बी लेस देन 2 times ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 crores, विच एवर इज लेस। सर, पेड अप शेयर कैपिटल अगर 20 crores है आपका, तो उसका 2 times कितना होगा? 40 crores, या फिर 50 crores, विच एवर इज लेस। क्या होगा आपका? 40 crores। और कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए लोन में। अगर उन्होंने ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, उस केस में आप मुझे बताइए, डिपॉजिट्स फॉर मेंबर्स क्या होगा? अनलिमिटेड। फ्रॉम आउटसाइडर्स कितना होगा? 0। सर, आउटसाइडर तो आपको एकदम समझाने का दरकार ही नहीं है, क्योंकि वो तो अलाउड ही किसको है? खाली एलिजिबल पब्लिक कंपनी को। मंजा क्लियर? सर, मगर ये जो परसेंटेज की आप बात कर रहे हो, ये परसेंटेज की जो आप बात कर रहे हो, वो कितना के ऊपर लगेगा? 35% ऑफ व्हाट? 35% और 100% ऑफ व्हाट? सर, इट इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। मतलब ये तीन को का वैल्यू निकालेंगे अपन, उसके ऊपर परसेंटेज बताते हैं कि कितना मैक्सिमम हम लोग मेंबर से डिपॉजिट्स ले सकते हैं। मुझे बताइए, यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है? क्या आप सबको यहां तक के सारे टॉपिक्स क्लियर है या कोनी? क्लियर छे? मजा, दिक्कत, तकलीफ, सब पच रहा है बढ़िया से? ऑसम। ठीक है, चलिए लिखिए, स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल दिया आपने? सबसे पहले लिखेंगे गोल्डन रूल्स। और ये चार्ट आप बना रहे हो, मास्टर चार्ट, जितना हो सके इसे कम देख के कोशिश करेगा कि खुद को सेट करना है माइंड में। ठीक है, खुद को सेट करना है कि हमें खुद को याद हो जाए। ठीक है, प्लीज एवरीबॉडी राइट। मास्टर चार्ट को जितना हो सके, मैं ऐसे दिखा रहा हूं आप लोग को, बट मास्टर चार्ट को जितना हो सके आप लोग खुद से लिखने की कोशिश करिएगा प्लीज। सन।
3 कंडीशंस वाले प्राइवेट कंपनी। चलो हो गया, समझ में आ गया सबको? बस थोड़ा सा पॉइंट ये वाला लिख लीजिए आप लोग, नोट वाला पॉइंट लिख लीजिए। ये परसेंटेज जो है, डन, आगे बढ़ जाऊं? ओके, लिसन सर, ये समझ में आ गया बढ़िया से आपको? ठीक है, दिमाग में एकदम सेट हो गया डिपॉजिट्स वाला पार्ट। पहले वाले केस में 25%, 10%, 25%, उसके बाद में 35% टोटल, फिर आउटसाइडर से तो सबका 0%। रहा बात कौन सा, प्राइवेट कंपनी तो 100%, पब्लिक कंपनी सिर्फ पब्लिक कंपनी रहा तो 35%, वो भी आउटसाइडर से अलाउड नहीं है, सिर्फ मेंबर्स से अलाउड है। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी 100%, आईएफएससी 100%, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड, एंड प्राइवेट कंपनी कंप्लाइंग दिस 3 कंडीशंस अनलिमिटेड। दिमाग में सेट, मजा? ठीक है, श्योर तो? आगे बढ़ जाए? सर तब से आप ना हम लोग को ऐसे ही घुमा घुमा के पढ़ा रहा है, थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ा दो कि कौन सा सेक्शन से शुरू होता है, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, वैसे समझा दो। ठीक है, आइए, ठीक है, जैसे आप कहें, आपके जो हुक्म है वो तो माननी पड़ेगी। तो सर ये जो आपने बोला है ना, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स खाली एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही एक्सेप्ट कर सकता है आउटसाइडर से, वो कहाँ लिखा है? वो लिखा है सेक्शन नंबर
73 में। कहा लिखा है? सेक्शन नंबर 73 में। इसमें क्या लिखा हुआ है? एज पर सेक्शन 73 सब सेक्शन 1, क्योंकि हम लोग 1 2 3 4 सब लिंक्ड पॉइंट्स पढ़ेंगे, हेंस इट विल बी सब सेक्शन 1। नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 76। तो 73 सब सेक्शन 1। सर तो क्या सब सेक्शन के साथ पढ़ाएगा सारा पॉइंट? यस सर, हम लोग को भी सब सेक्शन के थ्रू याद करना है क्या? नहीं सर, बाय चांस आप पढ़ाएगा ऐसे और याद हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, मिठाई खिला देना। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आप मुझे बताइए कहां लिखा हुआ है कि कंपनी जो है इट कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एक्सेप्ट एलिजिबल कंपनी? कहां लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 73। सर तब से एलिजिबल कंपनी एलिजिबल कंपनी एलिजिबल कंपनी कर रहे हैं, आखिरकार ये एलिजिबल कंपनी है क्या? देखिए, सेक्शन 76 डिफाइंस व्हाट? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सेक्शन 76 डिफाइंस अ एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सर ये एक पब्लिक कंपनी है सबसे पहले तो। सर क्या कल नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ? ऊपर ही तो लिखा हुआ है। अच्छा, इट शुड बी व्हाट? अ पब्लिक कंपनी ऑन द फर्स्ट प्लेस। इट कैन नॉट बी अ प्राइवेट कंपनी, इट हैज टू बी अ पब्लिक कंपनी जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक, द नेटवर्थ इज मिनिमम हाउ मच? 100 CR। मतलब उनका औकात वैल्यू कितना मिनिमम होना चाहिए? 100 करोड़। देखिएगा मैक्सिमम लिखा हुआ है नहीं है, मिनिमम लिखा हुआ है। ठीक है, एंड उनका टर्नओवर मिनिमम कितना होना चाहिए? 500 करोड़। सर और ब्यूटीफुल लव का चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। और यानी दोनों में से कोई एक भी कंडीशन को अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो आप क्या बन जाओगे? एलिजिबल कंपनी एंड यू कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे मन हुआ, आप ये क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर दिया, आपको मन हुआ और आप ऐसे गेट खोले और बोला जिनको जिनको रुपया लगाना भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सस्ते में मिल रहा, जल्दी जल्दी रुपया दे दो मेरे को। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन। और डिसीजन कौन ले रहा है? एक इंसान ले रहा है या एक कंपनी ले रहा है? क्या ले रहा है? एक कंपनी ले रहा है। तो वी हैव टू लुक इनटू सर्टेन कंडीशंस, राइट? सर की 76 के तहत आपने एक कंडीशन को क्या कर दिया? यू हैव व्हाट? फुलफिल्ड सच कंडीशन। अब आप क्या करोगे सर? कैसे कैसे करेंगे एक्सेप्ट डिपॉजिट? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग। किसी को याद है क्या? याद करो, जब आप बच्चे फॉर्म में आए थे तो मैंने आपको बताया था दो टाइप का मीटिंग होता है। जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग होता है, बहुत बढ़िया। क्लास मीटिंग भी होता है अगर याद होगा। उसमें अगर कोई भी डिसीजन पास करना पड़ता है तो वी हैव टू पास अ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन दो टाइप का होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मान जाए सिंपल मेजोरिटी, मगर स्पेशल रेजोल्यूशन में कितना गुना चाहिए था आपको? 75%, यानी कि 3 टाइम्स इन वोट्स इन फेवर होना चाहिए अगेंस्ट द वोट्स अगेंस्ट। याद है ना? एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक? तो अगर मुझे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है किससे? आउटसाइडर से, पब्लिक से, तो मुझे सबसे पहले क्या पास कराना पड़ेगा? एसआर इन जीएम। बट शर्मा जी बोलती है भैया कुछ और तरीका भी बता दो, ये एसआर पास करना में ना बहुत हालत खराब होगा, 75% मेजोरिटी चाहिए, थोड़ा आसान कर दो। कुछ भी ओआर का रास्ता है क्या? ठीक है, देख लीजिए। हाउएवर इफ द बोरोइंग्स, मतलब जो हम पैसा बोरो करने जो करते हैं, एंड जो प्रपोज बोरोइंग्स, जितना हमने बोरो करके रखा है और जितना हमने प्रपोज किया है कि इतना हम बोरोइंग्स और करेंगे, ये दोनों मिलाकर इफ इट इज लेस देन इक्वल टू, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू द पेड अप शेयर कैपिटल या फिर फ्री रिजर्व्स या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो इंस्टेड ऑफ एसआर वी कैन पास ओआर इन जनरल मीटिंग। सर क्या समझ में आया आपको? से सर अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए पहले एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, किसमें? जनरल मीटिंग में। और वो रेजोल्यूशन कौन सा होना पड़ेगा आपका? कौन सा होना पड़ेगा आपका? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या करना पड़ेगा आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। हाउएवर हाउएवर अगर आप चाहते हो कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो, क्या पास हो? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो आपको कुछ क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया क्या है आपका साहब? कि सर आपका बोरोइंग, मतलब जितना आपने अभी तक बाकी रख के रखा है, प्लस, ठीक है, प्रपोज्ड बोरोइंग। ठीक है, बोरोइंग या फिर प्रपोज्ड बोरोइंग्स,
इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एसआर इन जीएम की जगह क्या पास करना पड़ेगा आपको? ओ आर इन जीएम। क्या पास करना पड़ेगा? ओ आर इन जीएम। क्लियर है बिल्कुल यहां तक? पक्की बात? कोई दिक्कत तकलीफ कोई प्रॉब्लम? होनी? आसान? समझ में आया? ठीक है। और आपको पता है जैसे कई सारा ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होता है, इफ यू नो, क्या है ना, वो कंपनी के जो क्रेडिट क्वालिटी है ना उसको एसेस करके बताता है कि कंपनी कितना सेफ है, कितना कंपनी अच्छा काम कर रहा है, वो सब है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जैसे एग्जांपल आपने सुना होगा क्रिसिल। क्रिसिल का नाम सुना है आपने? क्रिसिल इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो बताता है आपको कि आपका कैसा क्रेडिट स्कोर है। ठीक है। केयर बोल के है एक कंपनी। ठीक है। ये सब क्या करता है? आपका कंपनी के क्रेडिट एनालिसिस करती है। ठीक है। और आपको बताता है कि भैया आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर आपका एक ट्रिपल ए का स्कोर है तो यू हैव एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर। डबल ए हुआ तो अच्छा है, ए हुआ तो ठीक है। ठीक है। और अगर डी हुआ तो डिफॉल्ट खराब है। ठीक है। इस तरीके से वो लोग क्रेडिट रेटिंग देते हैं, ट्रिपल ए प्लस। ठीक है। ट्रिपल ए, डबल ए, इस तरीके से क्रेडिट रेटिंग्स देते हैं आपको ये जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होते हैं। ठीक है। इट्स लाइक एन एग्जामिनेशन सेल। आपने बहुत पढ़ाई किया और आईसीआई जज कर रहा है आपको कि आप पढ़ाई में अच्छे हो या नहीं। आईसीआई इज नॉट चेकिंग कि आप खेलकूद में अच्छे हो या नहीं हो, आप बातों में अच्छे हो या नहीं हो। आईसीआई स्ट्रिक्टली आपके पेपर लेके क्या चेक कर रही है कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज है या नहीं है। तो ये जो एजेंसीज होते हैं ना ये भी चेक करते हैं कि आपकी क्रेडिट मैनेजमेंट कैसी है, सब कुछ कैसी है, उसके हिसाब से दे गिव यू अ रेटिंग। और मिनिमम कितना रेटिंग चाहिए आपको? ए का रेटिंग चाहिए आपको। किससे? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। समझ में आया आपको? तो उसके बाद यू आर अलाउड टू व्हाट? यू आर अलाउड टू व्हाट? एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है। सबसे पहले मैं वापस बता देता हूं। आप डिपॉजिट आप डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं? खाली एलिजिबल पब्लिक कंपनी। और एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो है वो डिफाइन किस में है? अंडर सेक्शन 76। जो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सर एक पब्लिक कंपनी है जिसका नेटवर्थ मिनिमम कितना है? 100 CR। और टर्नओवर कितना है? मिनिमम 500 करोड़। ठीक है। तब वो चाहे तो अपने आप को एलिजिबल कंपनी डिक्लेयर कर सकता है। बट ऐसा नहीं कि वो डिपॉजिट्स हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लेगा। दे हैव टू व्हाट? दे हैव टू व्हाट? पास अ एसआर इन जीएम। अगर उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है तो उसका बोरोइंग्स, प्रेजेंट बोरोइंग्स प्लस प्रपोज बोरोइंग्स शुड बी लेस देन थ्री थिंग्स: पेड अप शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तब इंस्टेड ऑफ एसआर दे कैन पास ओआर एंड दे आल्सो हैव टू ऑब्टेन व्हाट? अ क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। समझ में आया आपको? चलिए बिल्कुल यहां तक। दिक्कत तकलीफ बताओ, कोई भी इशू यहाँ पे? ठीक है। बताओ पहले कोई डाउट? हाँ हाँ हाँ, इट विल बी चेक्ड। जब भी आप अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हो उस वक्त आप चेक करते हो। जिस दिन गिर गया इट विल नॉट बी एलिजिबल। बट अगर आपका ये चल रहा है, क्योंकि ये तो इंटैक्ट रहता है ना लोगों का, तो ये चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में कंडीशन में क्या लिखा हुआ है आपका? और लिखा। ठीक है, याद है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तकलीफ बताइए। ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एलिजिबल पब्लिक कंपनी? मतलब क्या है पता है? क्या लॉजिक क्या है कंपनी लॉ का? मतलब जो लॉ मेकर्स थे ना, उन्होंने क्या सोच के किया है कि भैया जो बड़े बड़े कंपनीज है ना, जो बड़े बड़े कंपनीज, ठीक है, ओनली दोज शुड बी अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। बाय चांस कोई छोटा मोटा कंपनी है, बस अभी फॉर्म हुआ था ना, ऐसा कोई अच्छा क्रेडिट रेटिंग है, और उनके ऊपर हमने जो अंधविश्वास करके पैसा लगा दिया और हमारा पैसा डूब गया, तो ये नुकसानदायक चीज हो जाएगा, राइट? इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया। Is it fine that only and only who can accept? The eligible public company. The eligible what? Public company. Is it fine? Is it not a problem? बताइए कोई दिक्कत, कोई इशू? नहीं? फाइन एनफ? ठीक है सर। और आपको याद होगा सेक्शन 73 हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। 73 से एक बार जंप मार के हमने कहा चले गए थे हम लोग? सेक्शन 76। ठीक है सर। एक बात बताओ, पलक हमको पूछता है कि भैया, बोला हाँ, एक अगर बैंकिंग कंपनी है, उसका नेटवर्थ 80 करोड़ है, टर्नओवर 400 करोड़ है, तो वो तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं हुआ। तो क्या बैंकिंग कंपनी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा? लेजिट क्वेश्चन है या नहीं है?
तो पलक बोलता है कि भैया उनका तो काम ही क्या होता है, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना ताकि वो लोग लोन दे सके, तो उनका तो फंडामेंटल बिजनेस ही यही है, तो ये तो गड़बड़ वाला चीज हो जाएगा। मैं बोला हाँ सही है। तो मैंने कंपनी लॉ वाला को ढूंढा, पूछा कि भाई जी ऐसे बात होगी हो, हमारे छोरी को डाउट है। तो बोला कि पूरा पढ़ा उसे, क्योंकि 73(1) इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, बैंकिंग कंपनी। सर उनका तो धंधा ही है, बिजनेस का ही, बिजनेस ही है क्या, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन्स देना। एनबीएफसी सुना है आपने, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इट इज लाइक कि उनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं लगता है, बट दे कैरी आउट अ लॉट ऑफ वर्क जो कि अदरवाइज बैंक्स नहीं कर पाते हैं। गोल्ड लोन सुना ना, गोल्ड लोन्स देना, ये कौन करता है आपका, एनबीएफसी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपने सुना होगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है, जो स्पेशलाइज करता है इनटू व्हाट, फाइनेंसिंग फॉर हाउसिंग। सच अदर कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई, ठीक है, नथिंग प्रिस्क्राइब्ड एज सच, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक। बट यह जरूरी है कि कंपनीज प्रिस्क्राइब नहीं, सिर्फ इन कंसल्टेशन विद द क्या होना पड़ेगा, आरबीआई। तो इनको हम नहीं रोक सकते, किस चीज के लिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। वी विल अलाउ दीज कंपनीज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक। इवन दो द फैक्ट they do not fall under the definition of eligible company, still they are allowed to accept deposits from, मजा, सेट हुआ। 73 73(1) क्या बताता आपका, कि खाली और खाली eligible public company is allowed to accept deposits from the public except banking company, एनबीएफसी कंपनी, एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनी अदर कंपनी जो आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ में प्रिस्क्राइब किया गया हो। सर सेक्शन नंबर 76 क्या बताया आपको, एलिजिबल पब्लिक कंपनी होता क्या है, मजा, ठीक है। नेक्स्ट सर क्या बताता आपका, सेक्शन 73(2), सुनो 73(1) क्या बताया आपको, 73(1) क्या बताया आपको, क्या बताया आपको, कि खाली एलिजिबल कंपनी कंपनी जो है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो है वही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, किससे, पब्लिक से। सर व्हाट अबाउट मेंबर्स, मेंबर्स से हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं, मेंबर्स से तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेंबर्स के ऊपर क्राइटेरिया कहां लिखा हुआ है आपका, इन सेक्शन 73 सब सेक्शन 2, ठीक है। एवरी कंपनी, इट इज नॉट जस्ट एलिजिबल कंपनी बट every company may accept what, deposit from members by complying what, all the condition, यानी कि अगर सारे कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और कहा मेंशन किया हुआ है सर, ये 73 में सर 5 चीजें हैं, ए से लेके एफ में, ठीक है। आइए सबसे पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है, समझ में आया ना। तो यानी कि सर हर कंपनी को अलाउड है मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कराना, बट खाली और खाली कब, जब अगर सारे कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाए तभी। नंबर 1 क्या लिखा हुआ आपका, कंपनी शैल circulate to all its members a circular of deposit in form DPD-1 containing details of, मतलब सुनो, जब मुझे मेंबर से पैसे चाहिए, when I want कि मेंबर्स मेरे कंपनी में पैसा डिपॉजिट करे, तो मुझे पूछना तो पड़ेगा ना मेंबर से, मुझे बताना तो पड़ेगा ना मेंबर्स कि मेहरबान कदरदान मेरे प्यारे मेंबर्स, आपको मैं एक खुला खुला ऑफर दे रहा हूं, आइए और हमारे कंपनी में क्या करिए, डिपॉजिट करिए। इसी को अगर मैंने एक प्रॉपर सर्कुलर के फॉर्म में लिखा, तो वो सर्कुलर का फॉर्म नंबर क्या होगा आपका, DPT-1। उसमें क्या क्या कंटेन होगा, जो मैं आपको मेहरबान कदम करके दे रहा हूं ना, उसमें क्या क्या कंटेन होगा, द कंपनीज लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कितना है, और कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक। तो हम लोग सारे के सारे मेंबर्स को कौन सा फॉर्म देंगे आपका, DPT-1, ठीक है। इट इज अ सर्कुलर ऑफ डिपॉजिट, इसमें 3 चीज रहेगा आपका, क्या क्या चीज आपका, कंपनीज लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स व्हाट, आउटस्टैंडिंग। सुनो सर, बट सर श्रुति हमको बोलता है कि भैया, मैंने बोला हाँ, आपने तुरंत ही सर्कुलर जो है मेंबर्स को भेज दिया। मैंने बोला मतलब, बोलता है
मेन एचओ से परमिशन नहीं लोगे? क्या बोल रहा है एचओ? किससे परमिशन? अरे आप कभी कुछ शुभ कार्य करते हो तो पहले एचओ के पास जाओगे ना, उनका पहले पैर छुओगे, मम्मी पापा के पास जाओगे पहले, उनका पैर छुओगे, उसके बाद बाकी बर्थडे को बांटेगा ना सबको गिफ्ट। इसके बाद तो अपने पहले पॉइंट में लिख दिया कि आप जो है सर्कुलर किसके बीच में बांट दोगे? मेंबर्स के बीच में बांट दोगे। तो मैं बोला अच्छा ऐसा बात हो गया। तो विल कम टू पॉइंट नंबर पी। क्या करना है? सबमिट डीपीटी वन टू आरओसी एंड देन विद इन 30 days सर्कुलेट टू ऑल इट्स मेंबर्स। भैया लगता है लिखने में कुछ गड़बड़ हुआ है आपका। ये होना चाहिए था पॉइंट नंबर ए और ये होना चाहिए था पॉइंट नंबर बी। ठीक है ना, क्योंकि पहले आप डीपीटी किसको देते हो? आरओसी को, पप्पा को देते हो ना, कि पप्पा या फिर मम्मी पहले चख के देखो कैसा बना है, उसके बाद मैं बाकी लोग को खिलाऊंगा। तो पहले डीपीटी किसको दोगे आप? आरओसी को। कितने दिनों में? कितने दिनों में? 30 days। एंड सर्कुलेट इट टू ऑल इट्स मेंबर्स, सर्कुलेट टू ऑल इट्स मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद जाकर किसको देते हो आप? मेंबर्स को। तो सर आपने सही बोला ना, इसमें आप लिखोगे पॉइंट नंबर ए, इसमें लिखोगे पॉइंट नंबर बी। अरे भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, ये किसने लिख के दिया है? कंपनी लॉ ने। कंपनी लॉ ने ए को ऐसे लिख के दिया है, बी को ऐसे लिख के दिया है, क्या मेरा मर्जी से मैं चेंज कर दूं क्या? अरे तूने सही इंटरप्रिटेशन किया है कि पहला स्टेप क्या है, ये है, तो उसके बाद क्या है, ये। सर बाई चांस अगर मैंने एग्जाम में यह लग दिया और उसके बाद यह लिखता हूं, ठीक है रे, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर इसको मेंशन किया तूने तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया क्या? ऐसे अगर आपको बाई चांस याद नहीं रहा, ऐसे तो याद रहेगा, क्योंकि क्या है ना, अपने को ना, एग्जाम्पल सुनो, जैसे मस्त एक पेंटिंग है, ठीक है, मस्त पेंटिंग, अब सुंदर पेंटिंग, अक्रॉस द बोर्ड इतना प्यारा पेंटिंग आज तक जीवन में तुम देखा नहीं होगा, बट उसमें एक तो काला सा डॉट है, ठीक है, छोटा सा डॉट है एकदम। सबसे पहले क्या दिखेगा आपको? सबसे पहले डॉट दिखेगा। अरे मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग ऐसे बोलेगा, अरे डोंट लुक एट द स्मॉल थिंग्स ऑफ लाइफ, लुक एट द बिगर पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। बट प्रैक्टिकली क्या होता है? हमें वो डॉट दिखता है। तो ये भी एक डिफेक्ट है ना, सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट टाइप का है, कि पहले ये होना चाहिए था फिर ये होना चाहिए था। तो ये डिफेक्ट आपको याद रहेगा, देखिएगा। समझ में आया क्या? नियम से क्या है, फर्स्ट आप डीपीटी फॉर्म जो है किसको सबमिट करते हो? आरओसी। आरओसी पहले चेक करेगा और वो बोलेगा ठीक है, फिर विद इन 30 days आप किसको सर्कुलेट कर दोगे? इसको अपने सारे मेंबर्स को सर्कुलेट कर दोगे। क्लियर? दिक्कत उसके बाद किसको जब सर्कुलेट किसको करते हो आप? मेंबर्स को। और मेंबर्स को क्या क्या डिटेल्स दोगे आप? कि कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कैसा है, और कितना डिपॉजिट्स क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? कोई दिक्कत तकलीफ तो बताओ। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक? पक्की बात, ये दोनों कंडीशन समझ में आया ही नहीं है? बताइए, दिमाग में सेट? ठीक है, मेंबर्स से क्या हर कंपनी एक्सेप्ट कर सकता है? सवाल पूछना है मेरे को। एलिजिबल कंपनी क्या मेंबर से पैसा एक्सेप्ट कर सकता है? यस। आउटसाइडर से? यस सर। प्राइवेट कंपनी? आउटसाइडर से? नहीं। मेंबर से? यस। पब्लिक कंपनी? मेंबर से यस, आउटसाइडर से नहीं। दिमाग में सेट हो गया? बट अगर मेंबर से भी सेटिस्फाई, अगर मेंबर से भी एक्सेप्ट करना है तो सारे के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर ए समझ में आ गया? पॉइंट नंबर बी बोलो। भारी? मजा? दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ऑल स्मूथ, ऑल फाइन, एक्सीलेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर सी देखिए क्या लिखा हुआ है। डिपॉजिट बाय 30th April, डिपॉजिट बाय 30th April every year, minimum 20% of the total deposits maturing in the next financial year in a separate scheduled bank account called the deposit repayment reserve। सर पढ़ के ना मजा आया, अलग अलग कलर इस्तेमाल हुआ है, मजा आया, बट समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, अब सुनो क्या करना पड़ता है आपको, सुनो। हर साल का 30 तारीख, हर साल का 30 तारीख में आपको खड़ा होना है। ठीक है, आज है 30th April, आज कितना तारीख है? 30th April, मान लो आज 30th April है। ठीक है, फ्लैशबैक पीछे चला गया, हम लोग वापस 30th April में पहुंच गए। तो आई एम स्टैंडिंग एट 30th April 2022, एक्सपेक्ट करते हैं 2022 में खड़ा हूं मैं ऐसे 30th April में। ठीक है, मेरे लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा, आप मुझे बताइए। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा?
23, 24। अगर मैं 30th अप्रैल 2022 में खड़ा हूं या फिर 31st अप्रैल 2023 में खड़ा हूं, एग्जाम्पल, ठीक है, 30th अप्रैल 2023 में खड़ा हूं, मेरे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है, कितना है, 24, 25, ठीक है। क्या मुझे पता रहेगा कितने डिपॉजिट्स जो है, आप डिपॉजिट लेते हो किसी से तो उसको वापस पैसे दोगे या नहीं दोगे, या ऐसे रख के रख लोगे अपने पास में, नहीं। आप पैसे जब ले रहे हो किसी से तो वापस दोगे ना उसको, जब वापस दोगे उसको उसको बोलते हैं मेच्योरिटी के वक्त में पैसे देना, राइट, है ना। डिबेंचर्स पढ़ा था ना आपने, डिबेंचर्स, तो यू हैव टू पे द अमाउंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यू ऑल्सो हैव टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सही बात है ना। तो जब मैं 30th अप्रैल 2023 में खड़ा हूं, दिख रहा है मुझे खड़ा होते हुए, आई एम स्टैंडिंग इन 30th अप्रैल 2023, मेरे नेक्स्ट ईयर कौन सा, 24, 25। तो मुझे 24, 25 में दिख रहा है ना कौन से डिपॉजिट्स मेरे मेच्योर हो रहे हैं, दिखेंगे ना। सर डिपॉजिट्स का भी ना एक लिमिट होता है, टाइम लिमिट होता है, ऐसा नहीं है कि आपका जब मन करे तब तक आप रख लिया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव अ टाइम लिमिट, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर में मेरे कितने सारे डिपॉजिट्स क्या हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, ये समझ में, ठीक है। जितने भी मेरे डिपॉजिट्स मुझे दिख रहे हैं नेक्स्ट ईयर मेच्योर हो रहे हैं, उसका 20% पैसा, उसका 20% पैसा मुझे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, और उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व। सर क्यों, सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि गारंटी रहे कि चलो ये पैसा तो डुबाएगा नहीं, हम लोग का पैसा वापस देगा। समझ में आया क्या। सर तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा आपका, कि बाई चांस सोचो अगर आपने, आप एज अ मेंबर किसी कंपनी में डिपॉजिट्स आपने डाल दिया और वो कंपनी डूब गई, ठीक है, फिर वो इंसॉल्वेंसी पर्पस के लिए जाता है, इफ यू डोंट नो, ठीक है, बैंक उसको रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है, या फिर उसको इंसॉल्वेंट लिक्विडेट करता है, मर्जर करवाता है किसी से, वो करवाते वक्त आपके डिपॉजिट से कितना रियलाइज होगा वो बताता है आपको, तो एटलीस्ट कितना परसेंट आएगा आपका, 20% तो एटलीस्ट आएगा, क्योंकि इसको तो क्या किया था आपने, अलग से सेपरेटली डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व के नाम पे आपने डिपॉजिट किया था। सही है गलत, बताइए, समझ में आया आपको। ऐसे लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अब आपको समझ में आ जाएगा। वापस मैं रीड करता हूँ, डिपॉजिट बाय 30th अप्रैल, आज का तारीख क्या था मेरे लिए, 30th अप्रैल, हर साल मिनिमम कितना, सर उससे ज्यादा मन किया तो चलेगा, मिनिमम कितना लिखा हुआ है, 20% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स मेच्योरिंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट कॉल्ड एज DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिस्क, दूसरा ये डिपॉजिट रिपेमेंट रिस्क। समझ में आया आपको, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व, समझ में आया आपको। तो मैं देखो, टोटल डिपॉजिट्स मैच्योरिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज हाउ मच, 200 करोड़। कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है हमको DRR में, सर 30th अप्रैल 2023 तक आपको कितना डिपॉजिट करना है, 40 करोड़ जमा करना है। समझ में आया आपको। तो अगर 200 करोड़ नेक्स्ट ईयर मैच्योर होने वाले हैं, तो करंट ईयर का 30th अप्रैल तक आपको 40 करोड़ तो जमा करना पड़ेगा, कहां पे, इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक अंडर द नेम डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व। डाउट्स, डाउट्स इफ एनी, बताइए सर, बताइए मैडम। देखो सेपरेट स्पेसिफाइड बैंक्स होता है, उसके होता है, PSUs भी होता है, उसके अंदर कुछ मेंशन किया हुआ बैंक्स होता है उसके तहत, ठीक है। मेनली द PSUs आर देयर, बट धीरे धीरे बैंक्स आ रहे हैं, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, कोई दिक्कत तकलीफ बताइए, प्रॉब्लम नहीं, पक्का सब दिमाग में सेट हो गया। तो मैंने 3 पॉइंट करवाया आपको, क्या क्या करवाया, आपको याद होगा 5 पॉइंट है, 5 कंडीशन है बेसिकली, उसमें तो मैंने 3 करवा दिया आपको। सबसे पहला क्या था, आइए शुरू में 2 नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। सबमिट करना पड़ेगा क्या, DPT 1 2 ROC, और 30 डेज के अंदर उसको क्या करना है आपको, सर्कुलेट करना है, किसके बीच में, मेंबर्स के बीच में। क्या करना है सर, ऑल इट्स मेंबर्स, किस भैया फॉर्म क्या, DPT 1, जहां पे 3 चीज रहता है, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग। आज जब आप लिखोगे ना, तो ना ऐसे नहीं लिखना है कि कॉपी पेस्ट करना है अपने को ऐसे लिखना है कि मैंने एक बार याद करा दिया, वर्बली सेकंड टाइम बढ़ा के आपको याद करवा दिया, लिख के तीसरा टाइम दिमाग में सेट कर लेना, फ्रीज, ठीक है। दिस चैप्टर्स कम्स फॉर अराउंड 4 to 5 मार्क्स पुराने सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। 5 मार्क का पकड़ लो आप लोग, चैप्टर आता था ये वाला, ठीक है। मोटा मोटी 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो इट्स लाइक अ टफ चैप्टर,
इफ यू टेक इट दैट वे, बट आई विल से इट्स अ गोल्डन चैप्टर, क्योंकि इसमें से 5 मार्क लाना इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि सीधे सीधे आपको दिख जाएगा कि ये है, इसमें से सवाल पूछ सकता है आपको, यू विल ऑब्वियसली सॉल्व क्वेश्चंस, तो आपको आइडिया हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो इसको दिमाग में सेट करना है प्रॉपर्ली आपको, ठीक है सर? हाँ, 30 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर क्या करना है, नेक्स्ट ईयर जो डिपॉजिट मेच्योर हो रहा है उसका 20% डिपॉजिट 20% जमा करना है आपको, कहां पे? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व। ब्यूटीफुल। पॉइंट नंबर डी क्या हो गया है? ओमिट। क्या हो गया आपका? ओमिट। ठीक है, हट गया। नहीं, लिखना नहीं है। अरे मैं तो लॉ के तहत लिख रहा है ना, इसलिए टी में ओमिटेड लिखा है भाई। अरे क्या बोलती है रे तू। पॉइंट नंबर ई क्या लिखा हुआ है? अच्छा, एग्जाम में आप जो आशा कर रहे हैं कि एक्सप्लेन सेक्शन नंबर 73 क्लॉज 2, ऐसा 73 सबसेक्शन 2, ऐसे नहीं पूछता एग्जाम, है ना? उससे केस स्टडी बना के देगा आपको वो, है या नहीं? आइए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। जब भी आपका ड्यू डेट था तो आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, क्या? रिपेमेंट में डिपॉजिट्स, एंड ना ही इंटरेस्ट का आपने कोई डिफॉल्ट किया हो। एंड अगर आपने बाई चांस गलती से डिफॉल्ट कर दिया है तो 5 साल पार हो जाना चाहिए सिंस द डिफॉल्ट हैज बीन रेमिटेड। सुनो सुनो सुनो, ये हम लोग का एक साइकोलॉजिकल हैबिट है कि हम लोग क्या मान रहे हैं पता है क्या? अगर आपने इसको केयरफुली नहीं पढ़ा ना, क्या मानोगे पता है क्या? अच्छा, जो मेरा लास्ट डिफॉल्ट जो हुआ था 2015 में, और अभी क्या चल रहा है आपका 2023, तो हाँ 5 साल तो पार हो गया, तो अब मैं डिपॉजिट मेंबर से एक्सेप्ट कर सकता हूं। यस और नो बोलो। ऐसे तो कल या परसों आएगा मजा वाला सेशन आपका, जहां पे मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग ऐसे करोगे। ठीक है, बताओ यस और नो, टेल मी, यस और नो। सवाल समझ में आया ही नहीं है? सवाल क्या पूछा मैंने आपको? कि मैंने 2015 में डिफॉल्ट किया था, मैंने पैसे वापस नहीं किए थे डिपॉजिट्स का, अभी चल रहा है 2023, क्या मैं अब डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता हूं मेंबर से? बोलो, थोड़ा तो बोलो, बताइए यस और नो। शर्मा जी बोलते हैं यस, शर्मा जी बोलते हैं यस। बताइए। पलक इतना काहे सोच रहा है? अभी तक तो हम 4 बार रीडिंग कर चुके होते। भैया आपका सवाल से थोड़ा डर लगता है। अरे डरने का कोई बात ही नहीं है, बताइए। बताइए अग्रवाल जी, यस और नो? आपने कहा यस, बताइए पलक जी। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अच्छा है, मतलब इफ यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस इट्स अ गुड साइन। गुड। और अग्रवाल जी? इलैप्स तो हो गया, समझ में आ गया, पार हो गया, ठीक है ना? ये 3 साल तुम्हारे रिलेशनशिप को पार हो गया, एग्जाम्पल, तो वो हो गया इलैप्स्ड। अब सर द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि सर ये नहीं लिखा हुआ है कि 5 साल पार हो रहा है, आपको अपने एक्स से उभर के आना है, मतलब जितना भी हिसाब किया था ना सब सेटल करके आया आप, तभी होगा खत्म। मतलब सर अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो उसको ऐसा नहीं कि बस पार हो गया 5 साल काफी है, ना ना ना, आपने उसको रेमिडेट किया है नहीं, रेमिडेट मतलब आपने उसको पे वापस किया है या नहीं, पेमेंट करने के बाद 5 साल पार हुआ है या नहीं, वो देखना है आपको। मतलब इफ आई हैव मेड अ डिफॉल्ट इन 2015, आई हैव मेड अ डिफॉल्ट इन 2015, और 2015 में मैंने डिफॉल्ट कर दिया, 2016 में मुझे अपनी गलती का रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने गलत काम किया, मैंने सही काम नहीं किया, मुझे उसको रिपेमेंट कर देना चाहिए जो डिपॉजिट्स मेरे को इतना फेथ करके किया था, और ड्यू टू एनी कंपनी रिलेटेड इश्यूज यू कुड नॉट पे बैक द डिपॉजिट अमाउंट, राइट? अब 2016 में सिचुएशन अच्छा हो गया है, आप पे कर रहे हो, तो 5 साल कब से गिनोगे आप? 2016 से, जब से आपने क्या किया है, पेमेंट किया है, तब से लेकर कितना? 5 साल, ठीक है? ठीक है, तब से लेकर 5 साल, ठीक है? एक मिनट, ठीक है, सबसे लेकर कितना? 5 साल। इज इट फाइन?
समझ में आया आपको? इट इज नॉट जस्ट 5 years विच हैज इलैप्स्ड, बट इलैप्स्ड सिंस द डिफॉल्ट हैज वाज बीइंग रेमिडेड। रेमिड करता है ना आपको, ठीक है, आपको रेमिडी मिल गया, ठीक है, उसके बाद कितना गिनना है आपको? 5 साल, ठीक है। तो मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, डिफॉल्ट तो करना ही नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट अगर आपने बाई चांस कर दिया तो आपको वापस कितना साल रुकना पड़ेगा? 5 साल। तो डिफॉल्ट तो करना ही नहीं। अब बाई चांस अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो जब आपने उसको ठीक कर दिया था उससे 5 साल। क्लियर? डाउट्स? इशू? नो। नेक्स्ट, डिपॉजिट शुड बी फुल्ली सिक्योर्ड। डिपॉजिट जो है वो फुल्ली सिक्योर्ड होना चाहिए। जैसे अगर आपने आपसे मैं पैसे ले रहा हूं तो उसके अगेंस्ट मुझे बताना पड़ेगा कि अगेंस्ट दिस एसेट योर डिपॉजिट्स आर सिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर्ड होना पड़ेगा। एंड इफ इट इज नॉट, कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा हर जगह कि डिपॉजिट्स क्या है? अनसिक्योर्ड है। हर जगह कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा कि देखो हमने जो डिपॉजिट्स लिया है वो क्या है? अनसिक्योर्ड है, हमने डिपॉजिट्स जो है सिक्योर किया नहीं है। समझ में आया आपको? तो ये 5 कंडीशन है, ये 5 कंडीशन क्या क्या है बताइए। सबसे पहले पीपीटी 1 किसको सबमिट करोगे आप? आरओसी को, और वो 30 दिन के अंदर आपको डिपॉजिट सबमिट करना है, किसके बीच में? मेंबर्स के बीच में। सबमिट गलत बोला मैंने, सर्कुलेट करना है मेंबर्स के बीच में। मेंबर्स लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन दोगे आप? फाइनेंशियल पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड कितना डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद 30 अप्रैल ऑफ एवरी मंथ नेक्स्ट ईयर जो भी आपके डिपॉजिट्स मैच्योर होने वाले हैं उसका 20% अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो इन द डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व। डी है नहीं आपका, ई नंबर, किसी को मन है डी जानने का तो बता देना मेरे को, ठीक है? जैसे नहीं, इच्छा, क्यूरियोसिटी आ गया मन में। पॉइंट नंबर ई क्या है आपका? पॉइंट नंबर ई ये है कि सर जो रिपेमेंट है उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंटरेस्ट का हो चाहे वो डिपॉजिट का हो, ऑन द ड्यू डेट। और अगर आपने बाई चांस डिफॉल्ट कर दिया है तो 5 साल पार हो जाना चाहिए जब तक उसको आपने सॉल्व कर दिया हो। पॉइंट नंबर 5, डिपॉजिट शुड बी फुल्ली सिक्योर्ड, और अगर नहीं है तो उसको हम लोग अनसिक्योर्ड डिक्लेयर करेंगे। श्रुति का मन में इतना सारा मन में ख्याल था, मैं एक प्राइवेट कंपनी खोलूंगी, मैं देश का नाम ऊंचा करूंगी, मैं खोलूंगी श्रुति क्यूट प्राइवेट लिमिटेड। मन था, इच्छा था, बट इतना सारा हेडेक लेने के चक्कर में मैं तो मेंबर से पैसे ही उठा नहीं पाऊंगी, ठीक है? क्यों बोलते हैं लोग बाग प्राइवेट कंपनी खोल लो, कंप्लायंस इजी है, दिमाग ऐसे ही खराब हो जाएगा इतना सारा कंप्लायंस करने में। ठीक है भाई, टेंशन मत करो, लिखा हुआ है आपका, देखो एग्जेम्पशन, क्या लिखा हुआ है आपका? एग्जेम्पशन गिवन टू ऑल प्राइवेट कंपनीज, आईएफएससी कंपनी, पब्लिक कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, ठीक है, नॉट पब्लिक कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड स्टार्टअप। सर स्टार्टअप का मौज है, देखा है मैंने, हर जगह में चिपक जाता है स्टार्टअप, ठीक है, दैट दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स, अगर उन्होंने विदाउट कंप्लाइंग 73(2) का ए से लेके ई तक, टू से लेके तो ए से लेके ई तक, मतलब आपको, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, आईएफएससी पब्लिक कंपनी हो, स्टार्टअप कंपनी हो, तो आपको इसको कन्फिल करना नहीं है, इसको नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको तो था ही नहीं, खाली किसको प्रोविज करना है आपको? बस ये भी नहीं, खाली क्या करना है आपको? बस बस कंपनी को ये बोलना है कि डिपॉजिट्स क्या है? सिक्योर्ड है, और अगर नहीं है तो चिल्ला चिल्ला के बोलो क्या? कि हाँ ये अनसिक्योर्ड है, हाँ ये अनसिक्योर्ड है, हाँ ये अनसिक्योर्ड है, which means they have to comply only section 73 subsection F। समझ में आगे हो गया? मजा आ भी गेलो? मजा, मौज, कोई तकलीफ, दिक्कत नहीं तो? श्रुति जी श्योर? पलक जी कोई डाउट? ठीक है, 100%। सर 73 का 3 अब आसान आसान है, आपने जो मेजर पार्ट्स था वो कर लिया। 73(1), 73(2) इज द मेजर पार्ट्स, ठीक है। 73(3) एकदम एकदम इजी, क्या ही लिखा है, कोई सोचेगा क्या बोल रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी शैल पे द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स टाइमली एंड रीपे द डिपॉजिट्स ऑन इट्स मैच्योरिटी। ये तो मतलब लॉजिकल बात थी, है ना? इट्स लाइक खाना टाइम से खाना, तो पता ही है। बट अगर आपने पूछ लिया कि कहां पे लिखा हुआ है कि खाना टाइम से खाना है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी को जो डिपॉजिट्स लिया है उसको टाइमली रीपे करना है और इंटरेस्ट भी टाइमली पे करना। 73(4) क्या बताता है आपका? कि सर अगर बाई चांस इन्होंने कुछ भी शानपत्ती किया ना, कुछ भी पैसा का इधर उधर किया ना, डिपॉजिट का पैसा नहीं मिला, तो हम किसके पास जा सकते हैं? एनसीएलटी के पास में, ठीक है। एंड द बेस्ट थिंग इज सर
क्या मेरे डिपॉजिट में कोई लिमिट होना चाहिए कि मुझे अगर मैंने अगर 2 लाख रुपया दिया हो, 20 लाख रुपया दिया हो, तभी मैं एनसीएलटी के पास जा सकता हूँ? द आंसर इज व्हाट? नहीं सर। 100 रुपया भी अगर डिपॉजिट किया है ना, 200 रुपया भी डिपॉजिट किया है ना, तब भी आई कैन गो टू द एनसीएलटी कि ये कंपनी ने मेरा पैसा वापस नहीं किया। देखो, इफ द कंपनी फेल्स टू पे द इंटरेस्ट टाइमली और repay the deposits on maturity, then you can approach whom? NCLT. The deposit holder can apply to the NCLT for the necessary orders. And 73(5) क्या है? जो ये डिपॉजिट आपने किया, याद है आपको, रिपेमेंट रिजर्व में डिपॉजिट रिपेमेंट करता है ना 20%, उसको आप कहीं और इस्तेमाल नहीं करेगा एक्सेप्ट द रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। इसको कहीं भी इस्तेमाल, एकदम प्रॉमिस है आपको, पहले प्रॉमिस करो कि इसको कहीं भी इस्तेमाल और नहीं करोगे। क्लियर? डाउट्स कोई? एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से सेट हुआ या नहीं हुआ माइंड में? हाँ, परफेक्ट। चलो यहां तक लिखो पहले, ठीक है? प्लीज, प्रोसेस वही है। आपको मैं लिखवा इसलिए रहा हूं, आई कुड हैव सेंड यू द पीडीएफ वेरी इजीली, मेरा टाइम भी बचता, मैं आगे पढ़ा सकता था। बट मैं क्यों आपको लिखवा रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द पार्ट्स इन द क्लास इटसेल्फ। आपके पास बहुत सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, ठीक है? यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड, अभी भी आपके पास अभी कम दिख रहा होगा आपको, आगे जाके आपको पास मिलेगा। आई वॉन्ट कि ये सब्जेक्ट एटलीस्ट आप यहीं पढ़ के जाओ, ठीक है? घर पे जो करना पड़े वो है बेसिक रिविजन एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना पड़े तो, ठीक है? ऐसे चाहिए ना? दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिपॉजिट हो ना, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। पहले तुमको ये पढ़ाना पड़ेगा हमको कि डिपॉजिट होता क्या है। वो तुमने जब पढ़ लिया डिपॉजिट होता क्या है, मतलब नेक्स्ट यही है, इफ वी कैन डू इट टुडे देन विल डू इट, अदरवाइज विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। अगर डिपॉजिट होता क्या है, अगर आप वो समझ गए, उसके बाद मैं आपको ये वापस आपको एक चांस दूंगा ये डाउट वापस पूछने का आपको, ठीक है?
चल जाएगा।
यानी यहाँ तक। हाँ, याद हो रहा है, साथ में सेट हो रहा है ना। याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम बड़े बड़े चैप्टर्स में खो जाएंगे आगे जाके। रिवीजन के वक्त में भी ऐसा होता ही है, बड़े चैप्टर्स में खो जाते हैं अपन। ठीक है। जैसे अपन ने प्रिलिमिनरी का किया था ना, पूरा चैप्टर खत्म किया, उसके बाद में उसको रिवाइज किया, वैसे अपन डिपॉजिट्स का भी करेंगे। ठीक है। तो हर चैप्टर का ऐसे कैप्सूल्स मिल जाएगा। ये करूँ? बताइए, हो गया? हो गया ना? आगे बढ़ जाओ। ठीक है। पॉइंट नंबर डी तो है ही नहीं। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर एफ। लिखते लिखते दिमाग में सेट हो रहा है तो लगा चलो ठीक हुआ। आज थोड़ा बेटर लग रहा है मैं। कल क्लास में दिक्कत तो नहीं आया ऐसा, ऑनलाइन में। तुम लोग सबका ऐप वगैरह डाउनलोड किया हुआ है इंस्टीट्यूट का? नहीं नहीं, अपना अपना इंस्टीट्यूट का नहीं किया हुआ है, तो मैं आज करवा दूंगा। कुछ नेहा को भी आप बोल देना एक बार कर लेने के लिए। ये लेक्चर में वहां डाल दूंगा।
नीचे कर दो। ये एक्सेप्शन वाला चीज जो है ना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्राइवेट कंपनी मेंशन किया हुआ रहेगा, और आप लोग बाई चांस पढ़ने में अगर रीडिंग गलती कर दे तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ठीक है।
हो गया सबका? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर? कोई भी डाउट्स? द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट्स जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, या तो अदरवाइज विल बी वेरी हैवी टुडे। ठीक है, तो छोटा क्लास ही किया है आपने आज, बट आपको क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? कोई इशू तो नहीं है सच? ठीक है, पूरा क्लियर यहाँ से जितना मैंने पढ़ाया आप लोग को, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डिपॉजिट्स का यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट जो अपने दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आया क्या है, पर व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स होता क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चल सी।